सो हाय एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेलराइस इंडस्ट्रीज आईपीओ के बारे में कि क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फंडामेंटल क्या बोल रहे हैं कंपनी जो डेटा प्रोवाइड किया है वो क्या जेन्युइन है या राइट है या रॉन्ग है, फुल एनालिसिस करने वाले वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक अपडेट्स आईपीओ से रिलेटेड आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी करती क्या है, किस सेक्टर में काम करती है कंपनी, ठीक। तो क्या है, बेलराइस इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोटिव कंपोनेंट। मतलब ये क्या है, जो कार वगैरह रहती है, 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स या जो भी ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स है वो एक कंपनी बनाती है। मतलब ये क्या है, ऑटोमोटिव कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है। जैसे अभी देखिए इसमें क्या है, द कंपनी ऑफर डाइवर्स रेंज ऑफ सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम एंड अदर इंजीनियरिंग सोल्यूशन फॉर 2 व्हीलर 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर एंड कमर्शियल एंड एग्री व्हीकल्स। मतलब ये सारे जो भी 2 व्हीलर्स है, 3 व्हीलर्स है या 4 व्हीलर्स है, इनके सारे कंपोनेंट ये मैन्युफैक्चर करते हैं। मतलब क्या है, ऑटोमोटिव कंपनी है ये, और ये क्या पार्ट्स बनाती है, ठीक है। अब ये कंपनी क्या है, स्पेशलाइज इन प्रिसिशन सीट्स मेटल प्रेसिंग एंड फैब्रिकेशन। ओवर द ईयर कंपनी हैज एक्सपेंडेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो टू मेटल चेसिस सिस्टम एंड पॉलीमर कंपोनेंट एंड सस्पेंशन। मतलब जितना भी कार से रिलेटेड है या जो व्हीकल्स है आपके 2 व्हीलर 3 व्हीलर्स, उसमें जितने भी कंपोनेंट्स लगते हैं ये मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। और इसके कितने 27 OEM है, इंक्लूडिंग बजाज ऑटो, होंडा एंड स्कूटर्स, उसमें हीरो मोटोकॉर्प है, जगुआर लैंड रोवर भी है। मतलब जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनसे कंपोनेंट बनवाती है। देखिए कोई भी कंपनी रहती है, जैसे मान ली टाटा मोटर्स है, अब वो हर एक प्रोडक्ट तो बना नहीं सकती, तो इसलिए वो क्या करती है, किसी कंपनी को हायर करती है और उनके लिए कंपोनेंट बना के देती है। तो ये क्या बेलराइस इंडस्ट्री क्या है, एक कंपोनेंट बनाती है। तो इसमें देखिए कौन सा है, होंडा भी है, हीरो मोटर है, जगुआर है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। मतलब B2B बिजनेस है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां इनको ऑर्डर देंगी कि हमें ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है या बना के दो आप, तो B2B बिजनेस है। मतलब रिटेलर, इसमें कुछ रिटेलर का काम ही नहीं है। मतलब B2B बिजनेस मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां इनको ऑर्डर देंगे, ये ऑर्डर बना के इनको देंगे, ठीक है। तो ये B2B बिजनेस है। अब तो हो गया कंपनी के बारे में। अब हम पहले कंपनी के बारे में बात कर लिया, अब हम देखेंगे इसका आईपीओ डिटेल्स क्या है। अभी इशू कभी हो रहा है, 28 मई को ओपन हुआ है, मतलब आज ये ओपन हो चुका है, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग कभी होगा, 23 मई को होगा, ठीक है। आईपीओ इशू प्राइस क्या है, 85 to 90 पर शेयर है। मतलब 85 से 90 पर शेयर होने वाला है। अगर अप्लाई करना है तो आपको 90 रुपीज़ पर शेयर पे करना रहेगा। आप 85 पे करेंगे तो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपको कट प्राइस पे ही कभी भी बिड करना चाहिए, 90 रुपीज़ पे, ठीक है। क्योंकि कंपनी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट पे लोग इसको सब्सक्राइब करें आईपीओ को। तो आप 90 पे ही अगर करना है सब्सक्राइब तो आपको इस पर बिड लगाना पड़ेगा 90 पे। अब यहाँ पे DRSP NRSP यहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, कंपनी का जो भी रिपोर्ट्स है यहाँ पे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और डाउनलोड एंकर लिस्ट, मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है आप उनका भी लिस्ट यहाँ से जाके दे सकते हैं। अब कहाँ पे लिस्टेड होने वाला है, NSE और BSE पे लिस्टेड होने वाला है। अब रिटेल कोटा कितना है, 35%, इससे कम नहीं है, 35% है। मतलब अभी देखिए पुराने वाले वीडियो में ओनली 10% था, बोरोना वेब्स लिमिटेड आईपीओ में, उसमें कितना 10% था, तो वहाँ पे चांसेस कम है आईपीओ। और यहाँ पे आपको चांसेस ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 35% दिया हुआ है। और वो वीडियो जाकर जरूर देखिए, उस कंपनी का फुल एनालिसिस मैंने कर दिया है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, आईपीओ इशू कैसा है, बुक बिल्डिंग। मतलब देखिए मैक्सिमम मेन बोर्ड आईपीओ बुक बिल्डिंग रहता है, एक रेंज देते हैं आपको कि इस रेंज के बीच में आपको आईपीओ अप्लाई करना है, जैसे 85 से 90, इसको बुक बिल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, फ्रेश इशू, पूरी कंपनी फ्रेश इशू लेके आ रही है। मतलब 2150 करोड़ जो भी अमाउंट इशू कर रही है या कैपिटल रेज कर रही है मार्केट से, वो अपनी कंपनी के लिए लगाने वाली है, ना कि किसी शेयर होल्डर को देना है, ना किसी थर्ड पार्टी को देना है। ये कंपनी इशू रेज करेगी कैपिटल और अपने कंपनी खुद में ही लगाएगी। जो भी प्रोडक्शन है या कुछ बोरोइंग्स कम करना रहेगा। हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इस आईपीओ जब लेके आ रहे हैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ लेके आने का, इनको क्यों जरूरत पड़ी है आईपीओ लाने की, ठीक है। अभी प्रोमोटर होल्डिंग कितना है, 99%, मतलब 100% है। कुछ डाइल्यूट होकर कम हो सकता है, क्योंकि कुछ इक्विटी शेयर डाइल्यूट करेंगे तभी होगा, तो प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट फ्रेश इशू है तो अच्छा है कंपनी। ये सबसे पॉजिटिव चीज़ है कि फ्रेश इशू लेकर आ रहा है, मतलब कंपनी पूरी जो भी अमाउंट आएगा वो अपने खुद के काम के लिए लेने वाली है, ठीक है। ये हो गया आपका डिटेल्स। अब बात करेंगे डेट्स का क्या है। अभी आपको मालूम है ये अलॉटमेंट हो जाएगा 26 को, ओपन कभी हुआ था 21 को हुआ है, आज ओपन हुआ है। और ये क्लोज अलॉटमेंट कभी मिल जाएगा, 26 को मिल जाएगा आपको रिफंड। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 27 को रिफंड हो जाएगा। शेयर कभी आ जाएगा, 27 को आ जाएगा। लिस्टिंग कभी होगा, 28 मई को लिस्टिंग होगा, ठीक है। ये तो होगा डेट। अब लॉट साइज के बारे में बात कर लेते हैं। आईपीओ का लॉट साइज, अब देखिए इशू प्राइस 85 से 90 मैंने बता दिया आपको। मार्केट लॉट कितना, 166 शेयर है। एक लॉट में आपका 166 शेयर होने वाला है, जिसका अमाउंट लगेगा आपको 14,940 रुपीज़ पर लॉट पे आपको लगने वाला है, ठीक है। अब इसमें स्मॉल SNI के लिए कितना है, 2 लाख रुपये लगेगा, और बिग के लिए लगेगा 10 लाख रुपीज़। इसमें आपको शेयर यहाँ पे दिया हुआ है कि स्मॉल के लिए कितना शेयर मिलेगा और
और बिग के लिए कितना लगने वाला है, लॉट साइज भी दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जाके, ठीक है। अब जो कंपनी है, अब इसका स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी अगर आईपीओ लेके आ रही है तो कंपनी के बारे में थोड़ा जानना भी अच्छा है कि मतलब कंपनी मतलब स्ट्रेंथ क्या है, इसके मजबूती क्या है कंपनी में। तो इसमें देखिए, लीडर इन हाई ग्रोथ फील्ड ऑफ प्रिसिशन सिस्ट मेटल एंड फैब्रिकेशन, मतलब लीडिंग कंपनी है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये कंपोनेंट प्रोवाइड करती है बड़ी बड़ी, जैसे आपने देखा कि इनका पार्टनर कौन है, बड़ी बड़ी कंपनियां है, होंडा है और लैंड रोवर है, बड़ी बड़ी कंपनियां इनके साथ है। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एंड इनोवेशन ड्राइवन डेवलपमेंट एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी, मतलब इनके पास इंजीनियर है वो अच्छे कैपेबिलिटीज के हैं, मतलब एक्सपीरियंस वाले हैं, ठीक है। और इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मतलब प्रोवाइड करते हैं, मतलब इसे बनाते हैं, सेलिंग का प्रोसेस नहीं है इनका, कंपनी ऑर्डर देती है, मैन्युफैक्चर करके उनको प्रोवाइड करते हैं, मतलब B2B बिजनेस है, ठीक है। और ईवी एग्नोस्टिक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मतलब जो भी अभी आने वाले टाइम में क्या ईवी का थोड़ा बढ़ने वाला है, डिमांड ईवी का आने वाला है, तो उसके लिए भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस प्रमोटर एंड मैनेजमेंट टीम, इनका मैनेजमेंट मैंने बताया पहले आपको कि इनका एक्सपीरियंस टीम है इनके पास, ठीक है। अब क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका आईपीओ लेके क्यों आ रहे हैं, तो देखिए ये क्या कर रहे हैं, रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट इन फुल इन पार्ट अ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग अवेल्ड बाय द कंपनी। ये मेन इनका टारगेट ये है कि इनको बोरोइंग्स कम करना है। मैं आपको फंडामेंटल में दिखाऊंगा, इन्होंने बोरोइंग ज़्यादा लिया रहेगा इसलिए आईपीओ लेके आ रहे हैं, तो इनको रीपेमेंट करना है, या तो कुछ करेंगे या तो पूरा कर सकते हैं, ये इनको ऊपर डिसाइड रहेगा कितना करना है, और बाकी जो बचेगा वो जनरल कॉर्पोरेट, ये कुछ काम करिए तो नॉर्मल है। मेन इनका काम क्या है, इनको लोन पूरा करने का है, ठीक है। ये हो गया आपका इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, ठीक है। अभी फिलहाल अभी तक कितना इसमें सब्सक्रिप्शन हुआ है तो देख लीजिए, QIB इन्होंने 28% हो चुका है सब्सक्रिप्शन, नॉन इंस्टीट्यूशनल 21 हुआ है, स्मॉल का 7% हुआ है, बिग का 14 एंड रिटेल का हुआ है 50%, मतलब रिटेल भी इसमें इंटरेस्टेड है, 50% हो चुका है अभी तक सब्सक्रिप्शन। अब मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका फंडामेंटल, हम देखेंगे फंडामेंटल रिपोर्ट्स क्या बोल रहे हैं इनकी कंपनी, ठीक है। अभी देखिए 22 का है, 2022 का है, इसमें इनके पास एसेट कितना था, 5196 था इनके पास, मतलब 5196 करोड़ का इनके पास एसेट था। अब वो 5679 हो गया कौन से, 2023 में, मतलब थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। देन 24 में, ये 24 आपका 31 2024 के लिए 6041 करोड़ हुआ इनका, एंड ये 3 क्वार्टर का है, देखिए दिसंबर तक है, तो मतलब ये जनवरी फरवरी मार्च का इन्होंने रिपोर्ट अभी नहीं दिया है, तो ये 3 क्वार्टर का है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे 6587 करोड़, मतलब ज़्यादा उतना खास ग्रोथ नहीं हुआ है एसेट्स में, नॉर्मल ही है। अब रेवेन्यू कितना कर रहे हैं, जब इनके पास एसेट इतना था तो इनसे रेवेन्यू कितना हुआ है 5410, मतलब 5410 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया है। देन 1 ईयर बाद इन्होंने 6620 का रेवेन्यू ग्रोथ किया है, मतलब देखा जाए तो कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर पिछले वाले वीडियो में देखा रहेगा तो जो बोरोना वेब्स आईपीओ लिमिटेड है उसका आप रेवेन्यू देखिए और उसका पैट देखिए कितना ज़्यादा है, इनसे कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो क्या छोटी कंपनी थी और ये क्या है बिग कंपनी है, इनके पास क्लाइंट भी उस लेवल पे है, ठीक है। तो ठीक है, रेवेन्यू भी ग्रोथ हो रहा है, मतलब डिप नहीं आया है, देखिए रेवेन्यू ग्रोथ करता जा रहा है। ये 3 क्वार्टर का है, इससे कंपेरिजन मत कीजिए, अब ये 3 क्वार्टर का है, 1 क्वार्टर ऐड होना रह गया है, मतलब सेम उतना ही है, कुछ चेंजेस ज़्यादा नहीं होगा। अगर इसमें ऐड भी करेंगे तो इतना ही आएगा ये, क्योंकि ये वन क्वार्टर का रह गया इसमें। अब प्रॉफिट कितना कर रहे हैं, आप रेवेन्यू तो कर रहे हैं, प्रॉफिट कितना कर रहे हैं वो देखना है। तो इसमें प्रॉफिट कितना हुआ है, फर्स्ट ईयर 2020 में इनको 307 करोड़ का, देन 50 करोड़ और एक्स्ट्रा इन्होंने प्रॉफिट किया नेक्स्ट ईयर में, देन सेम कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मतलब फ्लैट रहा, जो भी प्रॉफिट है उतना के उतना ही रहा इनका। फिर 356 हुआ और यहाँ पे 352, जबकि कम हो गया। देन अगेन फिर से डिप हो गया, क्योंकि ये 3 क्वार्टर का, अगर 4 क्वार्टर भी ऐड करेंगे तो ज़्यादा 300 करोड़ होने वाला है, मतलब प्रॉफिट मार्जिन में डिप आया है, मतलब एक नेगेटिव चीज़ यहाँ पे देखिए कि इनका प्रॉफिट मार्जिन में डिप आ रहा है, ठीक है। अब नेटवर्थ क्या है, ये नेटवर्थ नॉर्मल देख लीजिएगा, नॉर्मल ये क्या है 1734 है, यहाँ पे 2038 है, मतलब ये भी फ्लैट ही चल रहा है, मतलब कुछ खास नहीं है, फ्लैट चल रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस ये देख लीजिए, बोरोइंग्स देखिए, पहले इन्होंने बोरोइंग्स इनके पास था 2600 करोड़ था, अब 2200 थोड़ा कम किया था, फिर से लिया 2400 हो गया, फिर से 2600, मतलब बोरोइंग्स इन्होंने ज़्यादा ले लिया। तो इनका मेन टारगेट है बोरोइंग्स कम करना है इनको, तो इसलिए वो आईपीओ इशू कर रहे हैं, तो इनको बोरोइंग कम करेंगे, बाकी जो बचेगा वो जनरल कॉर्पोरेट पेपर के लिए यूज़ करेंगे वो, ठीक है। ये तो हो गया फंडामेंटल देख के आ रहा है, थोड़ा सा फंडामेंटल डाउन है इनके, थोड़ा सा डाउन है क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन इनका थोड़ा डीप हो रहा है, मतलब फ्लैट चल रहा है। अब पीयर कंपैरिजन, इनके कंपैरिजन में देख लेते हैं, जो बड़ी दूसरी कंपनियां इनके है उनके बारे में देख लेते हैं। अभी देखिए इनका अर्निंग पर शेयर कितना है, 4 चल रहा है, ठीक है, इनका कितना है 4 चल रहा है। बाकी अर्निंग पर शेयर देखिए सबसे ज़्यादा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा है, बट थोड़ा सा ये मतलब समझ लीजिए सेकेंड देख लीजिए कम है। ऐसा अगर इनके कंपैरिजन में देखा जाए तो अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर के ऊपर कितना अर्निंग कर रहे हैं वो बताता है ये, तो ये थोड़ा कम है। ईपीएस डाइल्यूट कितना, देखिए ईपीएस कितना है 4.78, देखिए इससे भी कंपैरिजन में कम है। एक ही बस जो कंपनी है मतलब इनसे कम है थोड़ा, लेकिन बाकी सब इनसे ऊपर ही है, ठीक है।
अब नेटवर्थ NAV कितना है, नेट एसेट वैल्यू कितना है, 35 है, बाकी का कंपेरिजन देख लीजिए ज़्यादा है, इसको छोड़ दीजिए, आप सिंगल को छोड़ दीजिए, बाकी सबको कंपेरिजन कीजिए। देखिए सबसे ज़्यादा इनके अलावा जो भी है उनके पास है। उसके बाद पी रेशियो, अब इनका पी रेशियो कितना है मैं यहाँ पर दिखाया तो आपको, देखिए पोस्ट IPO के बाद पी कितना होने वाला है, 24 होना है, ठीक है, और 24 है, बाकी सबका पी देखिए हाई है, मतलब पी कम है, ये एक पॉजिटिव है, पी मतलब कम आ रहा है, प्राइस टू जो पी है इनका कम है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। पहला क्या था, फ्रेश इशू था, वो पॉजिटिव था, दूसरा का पी रेशियो इनका क्या है, कम है दूसरे के कंपेरिजन में, ठीक है। अब रिटर्न ऑन नेटवर्थ कितना है, ये देखिए 13 का है, बाकी सबका ज़्यादा है, मतलब ठीक ठाक ही है, नेटवर्थ देखा जाए तो ठीक ठाक ही है। अगर कंपैरिजन किया जाए 2-3 जन को छोड़ के बाकी जन के साथ अगर मैच कर रहे हैं इनका, तो नेटवर्थ ठीक है, मतलब पी रेशियो भी कम पे लेके आ रहे हैं। अब KPI देख लेते हैं, की परफॉर्मेंस एरिया देख लेते हैं इनका क्या है, और उससे रिटर्न ऑन कैपिटल कितना है, 14% है, डेप्ट इक्विटी रेशियो 1 का है, क्योंकि क्या अभी अब बोरोइंग्स लेंगे तो अब कम करेंगे तो हो सकता है और डेप्ट इक्विटी रेशियो कम हो जाए। उसके बाद से रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखा आपने 13% है, पैट मार्जिन 4% का चल रहा है, और पिछले वाले एक वीडियो में देखा था वो जो बुराना कंपनी थी उनका पैट मार्जिन 11% चल रहा था, ठीक है। तो अगर आपको रिस्क लेना है तो ही इस IPO में अप्लाई कीजिए, नहीं तो आप बुरोना में अप्लाई कर सकते हैं, उसका फंडामेंटल अच्छे हैं, बट मेरे कहने पर आप अप्लाई नहीं कीजिए, आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए, क्योंकि मार्केट है, मार्केट सब्जेक्ट टू रिस्क, आपको मालूम ही है, हर जगह आपको ऐड आता ही है, तो उसके अकॉर्डिंग चलिए। प्राइस टू बुक वैल्यू ये कम है, बुक वैल्यू भी कम लेके आ रहे हैं, जो पिछले वाले वीडियो में था बुरोना IPO उसका बुक वैल्यू थोड़ा ज़्यादा था, मैंने वीडियो में बताया था कि थोड़ा बुक वैल्यू हाई पे लेके आ रहे हैं, इनका बुक वैल्यू कम है और पी रेशियो भी कम है, ये एक पॉजिटिव चीज़ दिख रहा है, ठीक है। EPS आपको मैंने बता ही दिया, अभी 5 चल रहा है, फिर कम होकर इतना हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये था बेलरेज इंडस्ट्री IPO के बारे में। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा जाए कितना चल रहा है, तो अभी मैं देख के बता देता हूँ आपको। तो अभी ये चल रहा है 11% पे, मतलब 11% प्लस चल रहा है, मतलब पर शेयर पे आपको 10 रुपये प्रॉफिट होने वाला है। मतलब अभी GMP थोड़ा डाउन है, तो इसको ट्रैक करते रहिए, GMP अगर बढ़ेगा तो आपको अच्छा सा दे सकता है रिटर्न आपको, ठीक है। और इसमें चांसेस है आपको अलॉटमेंट मिल जाए, क्योंकि 35% कोटा दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट रिस्की रहेगा क्योंकि फंडामेंटल थोड़ा डाउन है इसके, और मेरे कहने पे इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह जरूर लें, ठीक है। तो के लिए दिस इज सूरज गुप्ता साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन।